नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी जो क्लासेस चलेंगी, क्योंकि हम सिंधु सभ्यता पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे हम आज चर्चा करेंगे कि क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस अध्याय से बनते हैं, और इसके बारे में जो हमने पढ़ाई की है वो क्या उन पढ़ाई के माध्यम से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करने में सक्षम है अथवा नहीं है। तो जैसा कि आज हम लोग सिंधु सभ्यता जो है, एक प्रश्न आता है कि पहला प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि इतिहास जो है उसको तीन तरीके से हमने बांटा था। इतिहास को, इतिहास में संपूर्ण इतिहास को हमने तीन भागों में, हिस्सों में बांटा था। एक है प्राग इतिहास, एक प्राग इतिहास था और प्रागैतिहासिक काल था, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल था, आद्य ऐतिहासिक काल था, और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। तो हमने आप लोग को बताया था कि जो प्राग ऐतिहासिक होता है, अर्थात ये वो टाइम है जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। सिंधु सभ्यता के टाइम में हमारे पास लिखित साक्ष्य है, मतलब प्राग ऐतिहासिक तो नहीं होगा। आद्य ऐतिहासिक का मतलब हमने बताया था कि आद्य ऐतिहासिक वो समय होता है जबकि हमारे पास इस ड्यूरेशन में लिखित साक्ष्य तो मौजूद होते हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये वो काल है। और अगर हम देखें तो सिंधु का टाइम जो है, टाइम की अपनी एक लिपि है, लेकिन वो लिपि जो है दुर्भाग्यवश पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है, इसका जो आद्य ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसकी लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसीलिए इसको अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? अब यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो है शिलालेख, दूसरा है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, और तीसरा जो है वो है आपका पुरातात्विक खुदाई, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें से क्या आंसर होगा? अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। देखिए, हड़प्पा के टाइम में कोई ऐसे शिलालेख वाली चीज दिखाई नहीं पड़ती है, इस तरह कोई जानकारी नहीं मिलती है कि पक्की मिट्टी के मोहरों पर कोई अंकित लेख जैसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। यद्यपि ऐसा दिखा भी है तो उससे सीमित जानकारी मिली है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है उसका जो मेन आधार है वो है पुरातात्विक खुदाई। तो पुरातात्विक खुदाई ही वो आधार है जिससे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि इस समय जो भी साहित्य उपलब्ध है, जो भी लिखित चीजें हैं, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो हम पूरी तरीके से यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई पे ही निर्भर रहे हैं इस अध्याय में। तो इसका आंसर जो है पुरातात्विक खुदाई होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है सुमेलित करने के लिए। ठीक है, इसमें आप लोग को सुमेलित करना है कि सूची एक में जो है वो प्राचीन स्थल दिए गए हैं, सूची एक में जो है वो प्राचीन स्थल दिए गए हैं, और सूची दो में जो है पुरातात्विक खोज जो है उसकी बात हुई है कि उन स्थलों से किस तरह की पुरातात्विक खोजें हुई है। तो लोथल हमने आप लोग को बताया है, याद करिए। इसमें क्या लिखा है कि लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली,
इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। जुते हुए खेत के प्रमाण आपको कहाँ मिलते हैं? अगर आपको ध्यान आ रहा है तो कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में भूकंप के भी प्रमाण मिलते हैं, शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं, जहां पे एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्रों की हमने चर्चा की थी। तो इस तरह से जुते हुए खेत जो है वो कालीबंगा राजस्थान जो है वो वहां से है। लोथल में गोदीवाड़ा मतलब होता है पत्तन, बंदरगाह, तो गोदीवाड़ा जो है वो लोथल में है। फिर क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड मिलता है जिसपे कि 10 चिन्ह अंकित थे। ये मैंने चिन्हों को आप लोगों को दिखाया था कि वो किस तरह के चिन्ह थे, हमारे लेक्चर में वो सारी चीजें बताई थी। तो और बनावली में पकी हुई मिट्टी की बनी हल्की आकृतियां मिली है खिलौने के रूप में। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 1 4 3, मतलब इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी होगा। ठीक है, तो आप लोग यहां से देख ले सकते हैं कि ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई गई हैं क्लासेस में। अब जो हमारा अगला है, अभी जो हमारा अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? अब यहां पे डाउट क्रिएट होगा। डाउट क्रिएट होने के पीछे रीजन क्या है कि अगर हमको याद है कि मोहनजोदड़ो के जो स्थल है वहां से मिले हैं अन्नागार मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं, स्नानागार भी मिले हैं, नगर दुर्ग भी मिले हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इन तीनों में हमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझने की और उनको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत होती है। आधे प्रश्न बच्चों के इसलिए भी गलत हो जाते हैं क्योंकि वो प्रश्नों को पूरी तरीके से पढ़ते नहीं है। अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो उसमें वो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल वो स्थल होता है जो कि लोगों के लिए, लोगों के एकत्रित होने के लिए, ऐसा कौन सा स्थल है जहां पे लोग सामूहिक तौर पे एकत्रित हुआ करते थे? तो याद कीजिए वो था स्नानागार। स्नानागार वो स्थान था जहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे किसी विशेष प्रयोजन के दौरान तमाम लोग इकट्ठा होते थे, जल की पूजा की जाती थी और वो लोग कहीं ना कहीं उसमें स्नान करके जल शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था इन चीजों को व्यक्त करते थे। तो विशाल स्नानागार उनका जो है सार्वजनिक स्थल है सबसे प्रमुख। और अन्नागार की भी स्थिति है, लेकिन अन्नागार जो है वो खाद्यान्न को इकट्ठा करने के लिए है, न कि वहां पे किसी तरह का मेला लग रहा है या किसी तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो तो खाद्य सुरक्षा के लिए था। तो यहाँ पे सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्नानागार। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। एलिमिनेशन थ्योरी लगाएं कि कौन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बाकी जो है उसमें भी आप देखेंगे कि प्रश्न के हिसाब से आंसर कौन हो सकता है। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को देखने की जरूरत है। जब इस तरह से हम देखेंगे तो हमारे प्रश्न जो है वो महत्तम सही होंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि भारत में चांदी जो है की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पे मिलते हैं? तो आपको जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था कि चूंकि सिंधु सभ्यता से पहले हम लोगों को मतलब मानवों को जो है वो तांबे का ज्ञान हो गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों को भी तांबे का ज्ञान था। वो तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त करते थे, खेतड़ी से प्राप्त किया करते थे। इसी तरीके से चांदी भी प्राप्त किए जाते थे। चांदी के बर्तनों का उल्लेख है, मोहनजोदड़ो में चांदी के बर्तनों का उल्लेख है और ऐसा माना जाता है कि ये चांदी जो था
इनको राजस्थान से प्राप्त होता था। तो चांदी की प्राचीनतम उपलब्धता की बात अगर की जाए तो सिंधु सभ्यता वो टाइम है जहां पे, क्योंकि उससे पहले हम तांबे की चर्चा तो सुन रहे हैं, उससे पहले हम तांबे की चर्चा सुन रहे हैं और कांसे की भी चर्चा सुन रहे हैं, और कांसे की भी चर्चा सुन रहे हैं तो तांबे को टिन से मिला करके बनाया जाता है, और ये टिन जो है वो अफगानिस्तान से आ रहा है, ठीक है, तांबा जो है राजस्थान से आ रहा है। इन दोनों को मिला करके सिंधु सभ्यता के लोगों ने कांसे का निर्माण करना सीख लिया था। तो चांदी की जो प्राचीनतम उपलब्धता की बात आती है वो, और एक और खास बात हमने आपको बताया था कि जब वैदिक टाइम आता है तो ऋग वैदिक टाइम में चांदी के बारे में जानकारी नहीं दिखाई पड़ती है, जबकि उत्तर वैदिक बारे में चांदी और लोहे के बारे में भी पर्याप्त जानकारी दिखाई पड़ती है। तो चांदी के अगर प्राचीनतम साक्ष्य की बात की है तो इसका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई गई हैं क्लास में, इसको ध्यान से आप देखें। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि लोथल स्थित है। लोथल, जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों को पढ़ाते समय हमने कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बात किया था, जैसे कि आपका हड़प्पा हो गया जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदाड़ो हो गया पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था, और चनहूदड़ो भी वहीं पे है, सिंध प्रांत में ही था। इसी तरीके से भारत में गुजरात में लोथल की स्थिति आती है, सुरकोतड़ा की स्थिति आती है, रंगपुर की स्थिति आती है, धौलावीरा जो है, ये सब गुजरात में स्थित है। लेकिन मैंने चूंकि मैप पे आप लोगों को दिखाया था, मान लीजिए अगर आप भारत का मैप देखते हैं, अगर आप मैप ध्यान से देखते हैं तो ये जो घुमाव वाली स्थिति है, जो गुजरात के समीप जो है, ये घुमाव की स्थिति है। अब यहाँ पे कितना डाउट क्रिएट कर दिया है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। कच्छ का रण, मतलब ये है कि यहाँ पे आपको मैपिंग की अगर जानकारी नहीं है तो इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे संस्थान का ये उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को जो भी जानकारियां दी जाए वो मैप के माध्यम से हो, ताकि उस पे आपकी जो समझ है वो स्पष्ट रहे और आप उन चीजों पे बेहतर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। तो कच्छ का रण हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गई, अब यहाँ पे है सब गुजरात में ही, खंभात की खाड़ी हो गई, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमको ये पता है कि ये सारी चीजें जो है वो गुजरात में है, और लोथल हमें ये भी पता है कि गुजरात में है। अब हम किस थ्योरी के थ्रू चलेंगे, तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने आप लोग को बताया था कि जो ऊपर का हिस्सा है इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं कच्छ की खाड़ी, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने बताया था, इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी, ठीक है। इसको हमने बताया था ये खंभात की खाड़ी है, और यहां पे कुछ दूर तक, जैसे कि रण मतलब होता है एक दलदली क्षेत्र, तो कच्छ के आसपास में कुछ दूर तक एक दलदली क्षेत्र की स्थिति बनती है, जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, क्योंकि वो कोई भूमि तो है नहीं, वहां पे वर्ष के 8 महीने पानी भरा रहता है, तो उसकी कोई सीमाएं तो नहीं है। तो ये कच्छ वाले एरिया से लगे हुए कच्छ का रण, कच्छ का रण का मतलब होता है दलदली भूमि, तो कच्छ का रण है। तो इस जगह पे तो किसी तरह के साक्ष्य लोकेशन हमें नहीं मिले हैं, किसी जो है हड़प्पाई स्थल के साक्ष्य कच्छ के रण में तो नहीं मिले हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। अगर हम गुजरात में हमने बताया था तो हमने 2 चीज बताई थी, एक बताया था कच्छ की खाड़ी में कुछ जगह है और कुछ जो है खंभात की खाड़ी में, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इसको आपको मैप पे बताया था कि कच्छ की खाड़ी में कुछ स्थल है और कुछ स्थल जो है इसको हमने दिखाया था कि खंभात की खाड़ी में है। हमने 3 जगहों की बात की थी, एक है
देसलपुर, हमने बताया था कि देसलपुर, रंगपुर, देसलपुर, सॉरी रंगपुर नहीं, तो छठा हमारा प्रश्न था, इसमें प्रश्न चूंकि यहां पे भी दिख नहीं रहा लेकिन मैं लिख दे रहा हूं कि लोथल की स्थिति, लोथल की स्थिति पूछा गया है। तो लोथल की स्थिति जो है वो है खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में लोथल आता है, रंगपुर आ रहा है और रोजदी आ रहा है। कच्छ की खाड़ी में देसलपुर है, सुरकोतड़ा है और धौलावीरा जो है वो ऊपर साइड में था। तो इस तरह से अगर ये पूछे कि लोथल कहाँ पे स्थित है तो हम बताएंगे कि लोथल जो है वो आपका खंभात की खाड़ी में। अब अपने चलते हैं, हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ भारत में कब से माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो इसमें जो अगर आप ध्यान से देखें तो इन ऑप्शंस पे देखने के बाद आपको मालूम चलता है, एक तो है कि एक तो बताया ये गया है कि पूर्व आर्य, मतलब आर्यों के पूर्व। आर्यों के पूर्व क्या स्थिति है? आर्यों के पूर्व मतलब से इसका तात्पर्य है सिंधु सभ्यता से। आर्यों के पूर्व से इसका तात्पर्य है सिंधु सभ्यता से। पहले तो यह आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न में जो पूछा जा रहा है या प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके मतलब क्या है। तो पूर्व आर्य मतलब है सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, दूसरा है ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, तीसरा है उत्तर वैदिक काल की और चौथा है मौर्य काल की। तो हमने अपने क्लास में बताया था कि मूर्ति पूजा जो है का साक्ष्य हमें, प्रारंभिक साक्ष्य जो है इसकी शुरुआत हमें सिंधु घाटी सभ्यता से दिखाई पड़ती है। हमारे लेक्चर में जब हम धार्मिक पक्षों की बात कर रहे थे तो हमने मूर्ति पूजा को भी स्पष्ट तौर पे बताया था कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा के प्रारंभिक साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको प्रश्नों को समझना है। यहाँ पे प्रश्नों पे डिस्कशन करने का उद्देश्य ही यही है कि आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाता है जरूरी नहीं है कि एग्जाम में प्रश्न जो है वैसे ही बने। तो आपको अपने आपको हर चीज के लिए मैनेज करना है, मेंटेन करना है कि चीजों की मतलब को, जितना आप प्रश्नों को अपने सामने से गुजारेंगे उतनी आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अब ये हमारा जो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन मृद भांडों, मतलब मिट्टी के बर्तन से तात्पर्य क्या है? हमने बताया था कि मिट्टी के बर्तन का सिंपल सा मतलब है कि जो मृद भांड होते हैं कुछ नहीं, मिट्टी के बर्तन है। इनका उद्देश्य क्या था कि अनाजों को संग्रहित करना। तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग मिलता है, किस रंग का प्रयोग मिलता है? मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को ध्यान होगा कि हड़प्पा के टाइम में लाल और काले रंग का प्रयोग दिखाई पड़ता है। लाल काला जिसमें प्रमुखता से लाल दिखाई पड़ता है। उत्तर वैदिक काल में हमने भी देखा था कि गैरिक मृत भांड की स्थिति दिखाई पड़ती है, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है चित्रित धूसर मृत भांड की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो मृत भांडों से हम उस टाइम की, और ये भी बताया था कि इसी उत्तर वैदिक में जो है वो काले पॉलिशदार मृत भांड दिखाई पड़ते हैं।
ठीक है। और ये अगर हम देखेंगे तो मौर्य काल में ये प्रमुखता से दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से हम मृद भांडों के सहारे भी इतिहास को देख सकते हैं। तो हमने जिस तरह से बताया था, तो हड़प्पा के टाइम में, ये हड़प्पा का टाइम है, ये पूर्व वैदिक टाइम है, ठीक है, और ये जो है लेटर वैदिक टाइम है, और ये जो है आपका मौर्य का टाइम है। तो यहाँ पे बेसिकली लाल काले का यूज हो रहा है, प्रमुखता से लाल का यूज हो रहा है, तो वही प्रश्न आया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो लाल हो जाएगा कि हड़प्पा के टाइम में जो मृदभांड थे वो सामान्यतः लाल रंग के हुआ करते थे। अब अगर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दें तो ये कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में स्थित है। अब फिर आप देखिए मैप पे पढ़ने का किस तरह से बेनिफिट दिख रहा है कि हमने आप लोगों को मैप पे सारी चीजें समझाई थी। याद होगा आपको, हमने आपको भारत का नक्शा बनाया था, फिर पाकिस्तान का नक्शा बनाया था, पाकिस्तान के 4 प्रांतों को हमने बांटा था, जिसमें हमने बताया था कि बलूचिस्तान है, सिंध प्रांत है, पंजाब है और ये KPK है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा। तो हमने बताया था कि इसमें तो कुछ नहीं मिला है, यही 3 प्रांतों में पाकिस्तान में मिला है। और हड़प्पा संस्कृति के में मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों मैंने बताया था सिंध प्रांत में है। एक जो है सिंध नदी के बाएं साइड में है, दूसरा सिंध नदी के दाएं साइड में है। हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में पड़ता था, रावी नदी किनारे, ठीक है। तो और सुरकोतरा जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा BC, मतलब ये हो जाएगा 2, 3। इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो 2 और 3 हो जाएगा। तो देखिए मैप पे पढ़ने के फायदे किस तरीके से आपको है वो आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रहा है। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न ये होगा कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? देखिए हड़प्पा के 4-5 बृहद स्थल माने गए हैं, जिसमें कि मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चनहुदड़ो है, लोथल है और इसके अलावा राखीगढ़ है, धौलावीरा है। तो ये सारे बृहद स्थल माने गए हैं। लेकिन भारत में जो है सबसे बड़ा स्थल जो है, बृहद मतलब होता है बड़ा स्थल, ठीक है। तो भारत में जो हड़प्पा के टाइम का सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये भारत में हड़प्पा के टाइम का सबसे बड़ा स्थल है। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है वो आता है धौलावीरा। तो ये फर्स्ट नंबर है राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत में पाए जाने वाले। क्योंकि पहले के टाइम में जो मोहनजोदड़ो है, पाकिस्तान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम में जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, चनहुदड़ो है, ये सब पहले भारत के हिस्से थे। लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। तो भारत के हिस्से में जो अभी की चीजें हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरे नंबर पे धौलावीरा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल भारत में प्राप्त तो राखीगढ़। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, जिनको कि शिव का आदि रूप माना गया है। ये बताया गया था। इंद्र महत्वपूर्ण देवता जो है वैदिक के टाइम में होते हैं। ब्रह्मा की चर्चा जो है आगे होगी। विष्णु की चर्चा जो है ये भी उत्तर वैदिक काल में होने लगती है, ठीक है। लेकिन सिंधु टाइप में पशुपति की पूजा होती थी और इसके अलावा मातृ शक्ति की पूजा होती थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यह है कि हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पी स्थल से मिला है।
ये जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था तो उस समय ये सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही थी कि जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें मैं कुछ सूचनाएं आप लोग को दे रहा था, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा था। उन्हीं पॉइंट में मैंने लिखवाया था कि हाथी दांत का जो पैमाना है, चूंकि हाथी दांत के आभूषणों का भी प्रयोग हो रहा है हड़प्पा के टाइम में, तो हाथी दांत का पैमाना जो है वो मिलता है आपका लोथल में। इसको याद करने की जरूरत है कि हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिलता है। ये आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब अगला जो आ रहा है वो है कि धौलावीरा किस राज्य में है। मैंने आप लोग को बताया था, अगर मैप पे आपको सब कुछ क्लियर है तो आपको किसी चीज के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने बताया था कच्छ के रन में कौन कौन सी है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में है, तो यहाँ पे जिस दिखाया गया था धौलावीरा जो है वो इस पोर्शन में है, तो गुजरात में है, तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका आंसर है। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि अगर उसके अंदर भी पूछे तो आप बताने में सक्षम रहे। मैप से आपको जल्दी याद हो जाएगी लोकेशंस। और हम वो ये है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो इसका आंसर क्या होगा देखिए आप लोग, इसका आंसर है धौलावीरा। ये भी आप लोग को बताया गया है, ठीक है, कि शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है वो धौलावीरा से मिले हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है। यह भी मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया था कि हड़प्पा का जब नगर विन्यास, नगर नियोजन बताया था तो मैंने बताया था कि हड़प्पा में किस तरीके से नगरों ऊपरी टीला, निचला टीला, किस तरीके से ऊपरी टीला वर्गीकृत किया जा रहा है, दुर्गीकृत किया जा रहा है, ठीक है। इसी को जब पढ़ाते समय हमने बताया था कि हड़प्पा में यहां पे ऑप्शन गलत दिया है, इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में हमने बताया था कि वो एकमात्र ऐसा है जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जबकि सामान्यतः हड़प्पी नगर 2 हिस्सों में बटे होते थे। ये हमने आपको मैप में बताया था, स्पष्ट तौर पे चित्रों के माध्यम से भी समझाया गया था। तो यहां से प्रश्न आते हैं तो इसका आंसर होगा धौलावीरा, ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में कपास के प्राचीनतम प्रमाण कहां मिले हैं। देखिए, प्राचीनतम प्रमाण जो है सिंधु घाटी के टाइम में, मैंने बताया भी था पढ़ाते समय कि सिंधु के टाइम के लोग सूती वस्त्रों का के व्यापार किया करते थे और सूती वस्त्र जो है वो कपास से बनते हैं। तो भारत में सिंधु के लोगों ने, अब चूंकि यहाँ पे भारत के संदर्भ में पूछ लिया है, ठीक है, भारत, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप जाएंगे तो सिंधु के लोग जो थे वो विश्व में पहले थे जो कि जिन्होंने कपास का ज्ञान जिनको था। तो चीजों को आप जब क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तो इस तरह के प्रश्न तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम तो अंदर की चीजों को पढ़ रहे हैं, यहाँ तो बहुत सामान्य दे दिया गया, तो इसका आंसर जो है वो भारत है। कि कौन हड़प्पी नगर क्षेत्र दुर्गीकृत नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो बिल्कुल भी दुर्गीकृत नहीं था, ये भी हम लोग को बताया गया था, ठीक है, ये भी हमने आप लोगों को बताया था। और
सिंदूर के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये हम लोग ने आप लोग को नोट कराया था कि नवसारों में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत है, तो इसको आपको याद में रखना है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और हमारा जो अगला प्रश्न है, किस हड़प्पी स्थल से युग्म समाधान के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो ये हमने आप लोगों को बताया था कि एक ही, इसीलिए कब्र में एक स्त्री एक पुरुष, मतलब दो लोगों का जो जोड़ा है, युग्म है, उसको एक साथ जो है एक ही कब्र में दफनाने की स्थितियां हमें दो जगह पे दिखाई पड़ती हैं। कालीबंगा में भी दिखाई पड़ता है और लोथल में भी दिखाई पड़ता है। कालीबंगा में इस तरह का 100 मिलता है, जबकि लोथल में इस तरह के 300 मिलते हैं। तो यहाँ पे युग्म समाधान की बात किया है, कालीबंगा ऑप्शन में नहीं है तो हम लोथल के साथ जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगहों पे मिले हैं। एक जगह पे 3 मिले हैं और एक जगह पे 1 मिला है। इसी आधार पे हड़प्पा के टाइम में सती प्रथा होने का भी अनुमान लगाया जाता है। युग्म समाधान से मतलब यही है कि एक ही कब्र में दो लोगों को एक साथ दफनाया जाना। ये हम लोग आप लोगों को बताया है क्लास में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अब ये हमारा जो है 20वां क्वेश्चन ये है कि किस हड़प्पी स्थल पर मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये चीजें हमने दो जगह पे देखी है कि कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण हमें दो जगह पे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हमें दो जगहों पे ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो कहाँ दिखाई पड़ती हैं? एक तो हमें दिखाई पड़ता है कि पाषाण के टाइम में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमें पाषाण के टाइम में हम देखते हैं कि कश्मीर में बुर्ज हो, यहां पे हमें ऐसी ही कुछ चीजें दिखाई पड़ी है जिसमें कि 100 में कुत्ते के साथ मनुष्य के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये क्या पूछा है? हड़प्पी स्थल की बात किया है। ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा में ऐसा कौन, पाषाण काल में नहीं पूछा है। पाषाण काल में पूछे तो उसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा में ऐसा कौन सा स्थल है? आंसर है रोपड़। ये हम लोग आपको बताया जा चुका है क्लास में। इसका आंसर है रोपड़। रोपड़ में ऐसी स्थितियां देखी गई हैं कि मनुष्य के साथ कब्र में कुत्ते को दफनाया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि कुत्ते का मनुष्य के जीवन में कितना प्रभाव था, कितना महत्व था। वह न केवल उनके लिए सुरक्षा प्रदान करता था, बल्कि वो एक सहायक के तौर पर भी हुआ करता था। तो इस तरह से हम देख चुके हैं। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इन जिससे कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें किस तरीके से हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, सारी चीज़ें हमको इसमें मिल रही हैं। और जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उतना पर्याप्त है, क्योंकि इतिहास में फैक्ट बहुत है। अगर आप सब फैक्ट के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो आपको हमें कोशिश यही करनी है कि हम लोगों को उन्हीं फैक्ट की तरफ फोकस करना है जहाँ से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है, और वही प्रयास हम लोग अपने संस्थान के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आज का ये जो है लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।